गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 का विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जो है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं, यानी कि मानव ने क्या क्या वस्तुएं निर्मित की है। ये इस पाठ का पार्ट 1 है। इस पार्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता पढ़ेंगे कि ये हमारे दैनिक जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद हम संश्लेषित रेशे पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्लास्टिक के प्रकार, गुण और उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में जितनी भी पाठ्य वस्तु हम पढ़ेंगे उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और उन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव निर्मित वस्तुएं 6 पार्ट हैं इस पाठ के। इसमें से शुरू के 3 पार्ट यानी कि उपयोगिता, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कांच, मृत्तिका एवं उसके उपयोग और साबुन के बारे में हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बच्चों, मानव निर्मित वस्तुएं यानी कि जो वस्तुएं मानव ने बनाई हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक तो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति से मिलती हैं, और एक होती है मानव निर्मित वस्तुएं। आप जैसे ड्रेस पहनते हो तो ड्रेस का जो कपड़ा है वो मशीनों से, मिलों में बनता है, और कपड़े को क्या करते हैं आपके मम्मी पापा ख़रीद के ले आते हैं, फिर टेलर को देते हैं और आपकी ड्रेस सिल जाती है। यानी कि ये सब काम किसने किया? मानव ने। इसी तरह से आपके जूते, बेल्ट, बस्ता ये कहीं ना कहीं बनते हैं, कारखानों में बनते हैं, या आपकी कॉपी है, रबड़ है, पेंसिल है, जो भी आप यूज करते हैं वे ज़्यादातर मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अच्छा, अब आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी आप अपने आसपास देखेंगे, मान लीजिए आप खेती के जो होती हैं, दांती होती हैं, खुरपा होता है, फावड़ा होता है, ये सब भी क्या हैं? ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसी तरह से अपने आसपास आप देखोगे आपके बर्तन हुए, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, फर्नीचर, ये सब क्या हैं? ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। हमारे चारों ओर जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज, ये सब क्या है? प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी कि इन्हें प्रकृति ने बनाया है। मानव, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, यानी कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी हैं उनसे हमारा काम नहीं चल रहा। शुरू में आदिकाल में हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, यानी कि लोग बाग जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों के ऊपर रहते थे और वहीं से अपना खाना प्राप्त कर लेते थे, ना उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उनका सारा जो था वो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था, यानी प्राकृतिक वस्तुओं को ही वे उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, वैज्ञानिक प्रगति हुई, तो उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो उसने अपनी बुद्धि और कौशल का प्रयोग किया। बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके उनने अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता चला गया। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और आवास होती हैं मेन आवश्यकताओं उसकी। भोजन के लिए उसने अलग अलग तरह की डिश बनानी शुरू कर दी, वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, और आवास के लिए उसने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। तो चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस क्षेत्र में मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला आता है वस्त्र। आप शरीर को ढकने के लिए या कह लीजिए सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हमको पता है कि हम पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पायजामा, इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं। अगर सर्दी आ जाती है तो सर्दी में बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, कार्डिगन, ये सब चीज़ हम यूज करते हैं। और ये सब कहाँ से बनती हैं? ये सब जो है हमारी मानव ही बनाता है। सूती वस्त्र क्या है? कपास के रेशों से बनते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़ के बालों से और संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। और आजकल तो मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन और पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करता है, क्योंकि ये धागे जो होते हैं संश्लेषित होते हैं और ये अधिक टिकाऊ होते हैं। तो ये सब क्या है? आपके सूती वस्त्र आपका कपास से मिलेगा, ऊनी वस्त्र जंतुओं की खाल से मिलेगा,
जंतुओं के जो बाल होते हैं रेशमी वस्त्र रेशम के कीट से मिलेंगे, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। टेरिलीन जो है संश्लेषित रेशा है, वो मानव से निर्मित होता है। तो इस तरह से वस्त्रों के क्षेत्र में भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा भवन निर्माण। भाई रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा है मकान आपका। तो मकान में आप देखेंगे जब आप मकान बनाएंगे, ईंट भी मानव निर्मित है, उसमें सीमेंट लगता है, वो भी मानव निर्मित है। सरिया लगता है, बहुत सी चीज़ लगती है, मिट्टी लगती है। मिट्टी तो खैर प्रकृति से हमें मिल जाती है, लेकिन सीमेंट भी मानव ने बनाया है। ये सब चीज़ क्या है, मानव निर्मित है। यानी सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब और फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ समय के तक पानी का छिड़काव हमें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे मजबूती आ जाती है। तो भवन निर्माण में भी मानव निर्मित वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, क्या होता है जब हम चिनाई करवाते हैं तो कुछ दिनों तक उस पर तराई करनी पड़ती है। क्यों करते हैं? पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में जो रुई के समान रवे बनते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल, ये क्रिस्टल आपस में गुथ कर सीमेंट को मजबूत और कठोर और मजबूत बनाते हैं। और वे तभी गुथते हैं जब उसकी आप तराई बार बार करते रहें। इसे क्रिया को पूरा होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। इसलिए 1 सप्ताह तक उस पर पानी का छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी नहीं होगी और उससे मकान आपका कमज़ोर हो जाएगा। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह भी है कि दीवार की फर्श की भीतरी सतह जो होती है वो पहले सूखती है और बाहरी सतह बाद में सूखती है। यदि ऐसा ना हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जलवाष्प जो भीतरी सतह सूखेगी, जलवाष्प जो है बाहर निकलने के पश्चात बाहर वाली अगर पहले सूख जाएगी तो उसमें दरार हो जाएगी। इसलिए पानी का छिड़काव हम बाहर करते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा घरेलू कार्य में। घरेलू कार्य आपके जितने भी करते हैं, बर्तनों को ले लो, खाना बना लो, नहा लो, दांतों की सफाई कर लो, इन सब चीज़ों में हमें मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका कपड़े धोना है, ये पहला कार्य आपका घरेलू कार्य कपड़े धोना है, तो इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ये आपको टेबल दी हुई है, साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, डिटर्जेंट की, बाल्टी की, टब की। इसी तरह भोजन पकाने में आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, आप तालिका बनाकर इसमें लिख देंगे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। भोजन बनाने में कुकर की, गैस की, कड़छी की, इस तरह से जो भी चीज़ आपको यूज़ होती है उन्हें लिख देंगे। सिलाई में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, घर की सजावट में, बुनाई में। तो ये सब हमारी मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो घरेलू कार्यों में भी यूज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि कार्य में। अब आप कृषि कार्य, जैसे आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो कृषि कार्य में भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपकी सबसे पहले दरांती है, खुरपा है, फावड़ा है, खेत जोतने में ट्रैक्टर है, और जो है सिंचाई करने में आपको ट्यूबवेल है, मड़ाई, ये सब चीज़ जो है मानव निर्मित वस्तुओं का ही हमें खेती में भी उपयोग करना पड़ता है। अब आती है बात औषधियों की। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, पहले क्या होता था, जड़ी बूटियों से हम काम चला लेते थे, लेकिन आजकल रोग इतने गंभीर हो रहे हैं कि उनमें जो है जैसे टीबी हुआ, हैजा हुआ, निमोनिया हुआ, इनमें एंटीबायोटिक दवाइयों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये एंटीबायोटिक दवाई किसने बनाई? ये भी मानव ने बनाई, यानी ये भी आपकी मानव निर्मित वस्तुएँ हैं। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक कहता है कि आप जांच करा लो। जांच कराने के लिए आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी और एक्सरे की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी क्या है? वो भी सब आपकी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब आता है बात संश्लेषित रेशे। अब जो आपके जो रेशे बन रहे हैं, जैसे ऊन हुई, ये तो आपके प्राकृतिक रेशे थे, लेकिन अब हमारे रेशे संश्लेषित भी बन रहे हैं, यानी कि उन्हें भी इंसान बना रहा है। जैसे नायलॉन के आप कपड़े पहनते हैं, पॉलिस्टर, डेक्रोन, रेयॉन, ये सब क्या है? आपके मानव निर्मित रेशे हैं। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के रेशों को कहते हैं संश्लेषित रेशे। जो रेशे जो हैं पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होंगे। संशोधित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। रेशमी, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलोन आदि धागों से बने आप वस्त्रों को देखेंगे तो ये सूती वस्त्रों से बने कपड़ों के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और इन्हें अगर हम फाड़ने की कोशिश करें तो सूती वस्त्र को तो हम आसानी से फाड़ देंगे, लेकिन नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलोन के कपड़े जो हैं वे फाड़ने में भी आपसे आसानी से नहीं फटेंगे। ये बहुत अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। और दूसरी बात, आप नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिलोन
के कपड़ों को सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र को सूखने में टाइम लगता है, इसलिए हम संश्लेषित वस्त्रों को अब ज़्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक से आप सभी परिचित हैं, आपके चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। जैसे आपकी बाल्टी हुई, मग हुआ, दांत साफ करने का ब्रश है, उसमें भी प्लास्टिक लगी हुई है, यानी प्लास्टिक की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है प्लास्टिक? रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक होते हैं। यानी रासायनिक रूप से बनाते हैं, आपको याद करना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार वाले पदार्थ। इनका प्लास्टिक का नाम क्या है? बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि प्लास्टिक के हमारे उदाहरण हैं। इनको याद करना है आपको। प्लास्टिक के सामानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? आपको देखो, प्लास्टिक के भी दो तरह के सामान होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं आप प्लास्टिक को गर्म करेंगे वो तुरंत पिघल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं गर्म करने पर आपके नहीं पिघलते। जैसे आपने प्लास्टिक की बाल्टी है, अगर आप उसे गर्म करने लगो तो पिघल जाएगी, लेकिन आपके कुकर का जो हैंडल होता है ना, वो प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन वो इतना कठोर होता है कि वो आपका पिघलता ही नहीं। तो इसलिए प्लास्टिक हमारे दो तरह के होंगे। कठोरता के आधार पर उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला प्लास्टिक है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मो का मतलब, थर्म का मतलब गर्म करना, यानी गर्म करने पर जो मुलायम हो जाएं, और जो ठंडा करें उन्हें तो फिर दोबारा से वे ऐसे ही हो जाएं। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। इस प्रकार प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इनका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से उनसे दोबारा वस्तुएं बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ टूट गई, वे प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे, उसे गर्म करेंगे और उसे दोबारा से बना लेंगे। जैसे पॉलीथीन है आपकी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पीवीसी आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, जो पीवीसी आपका पाइप होते हैं। अच्छा, दूसरी प्लास्टिक है आपके थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। ये प्लास्टिक इस तरह होते हैं, ये गर्म करने पर मुलायम तो हो जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं, किंतु इन्हें पुनः गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता। जब एक बार कठोर हो जाते हैं ये, तो इन्हें दोबारा नहीं किया जा सकता। बेकेलाइट एक थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक को दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः पुनः चक्रण नहीं हो सकता, यानी दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता। तो दो तरह के प्लास्टिक होंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का दोबारा चक्रण किया जा सकता है, लेकिन थर्मोस्टैटिक का दोबारा आप चक्रण नहीं कर सकते। एक बात और भी है प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक प्रयोग होता है। जो आपकी मेडिकल हैं, इनमें भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। दवा की गोलियों और टिक्कियों को पैक करने में काम आते हैं। घाव को सीने हेतु तो धागे बनते हैं प्लास्टिक के। सिरिंज भी बनती हैं। चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सा यंत्र, ये सारे आपके प्लास्टिक के बनते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं, उनमें भोजन पकाना हो तो विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती, तो वे आपके प्रभावित ही नहीं होते। इसी तरह टेफ्लॉन है, ये भी एक प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों में न चिपकने वाली परत के रूप में लगाया जाता है। टेफ्लॉन याद रखना है आपको। जो टेफ्लॉन के बर्तन होते हैं वो भोजन, उससे जो फ़ायदा होता है उस पर तेल नहीं चिपकता और ना ही पानी उसका चिपकता है। अब बात आती है प्लास्टिक का यूज तो बहुत हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक हमें नुकसान भी दे रही है। अब हम टॉपिक लेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाज़ार जाते हैं तो प्लास्टिक और पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। इसका एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रह रहा है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है कि प्लास्टिक का निस्तारण ज़रूरी है, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं पदार्थ आपके। एक तो होते हैं निम्नीकरण पदार्थ। निम्नीकरण का मतलब है कि वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कुछ समय बाद अपघटित हो जाते हैं वे, उन्हें तो कहते हैं जैव निम्नीकरण। और कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से विघटित ही नहीं होते, उन्हें कहते हैं जैव अनिम्नीकरण। अब मैं कुछ पदार्थों के नाम बताऊंगा, आपसे आपको पता चल जाएगा कौन पदार्थ कितने समय में विघटित हो रहा है। देखो, सब्जी और फलों के छिलके हैं या बचा हुआ भोजन है, ये 1 से 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? जैव निम्नीकरण, यानी कि ये विघटित हो जाता है। कागज़ है 10 से 30 दिन में आपका विघटित हो जाएगा, जैव निम्नीकरण।
सूती कपड़ा 2 से 5 माह में अगर आपका कहीं दब गया नीचे मिट्टी में तो ख़राब हो जाएगा, इसमें भी जैव निम्नीकरण हो जाता है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में हो जाएगा और ऊनी वस्त्र 1 साल में जैव निम्नीकरण हो जाएगा। ये सब पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे 100 से 500 वर्ष में जाकर ख़राब होते हैं, यानी कि ये जैव अनिम्नीकरण है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। और प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं वे कई वर्षों तक विघटित ही नहीं आती, आप कहीं पर भी दबा दोगे तो वे विघटित नहीं होंगी, तो इनका बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब देखते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता, कहाँ कहाँ प्लास्टिक हमारी उपयोग हो रहा है। देखो पॉलीथीन, पहला प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन। पॉलीथीन आपकी कहाँ बन रही है? थैली, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी, इन सब में पॉलीथीन जो होती है उसका उपयोग होता है। ये पॉलीथीन वो है प्लास्टिक का रूप। दूसरा प्लास्टिक है आपका एक्रिलिक। एक्रिलिक कहाँ मिलती है? कार और ट्रकों की खिड़कियों में जो प्लास्टिक लगती है उसे एक्रिलिक की बनाई जाती है। तीसरा प्लास्टिक है पॉलीप्रोपिलीन, इससे रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाए जाते हैं। एक है आपका स्टाइरोन यानी थर्माकोल, पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। ये भी आपका एक तरह से प्लास्टिक ही है। मेलामाइन प्लास्टिक है, ये आपका बर्तन बनाने में यूज़ होता है। इसी तरह बेकेलाइट है, वो बिजली के प्लग और स्विच, कंघी, पेन और हत्ते बनाने में यूज होता है। टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन आप याद कर लेंगे कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में आपका यूज होता है। तो ये प्लास्टिक के उपयोग आप लिख लेंगे। इसके आप प्रश्न बना लेंगे कि पॉलीथीन का उपयोग कहाँ होता है, तो आप उसका पहला प्रश्न होगा आपका पॉलीथीन का उपयोग कहाँ होता है, उसमें लिख देंगे थैली, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में उपयोग होता है। इस तरह एक्रिलिक का उपयोग कहाँ होता है, तो ये सारे आप प्रश्न आप अपने आप बनाकर लिख लेंगे। अब प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका दुरुपयोग हानिकारक सिद्ध होता है। प्लास्टिक जलाने पर क्या होता है, इसका धुआं वायुमंडल फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्राय खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है। जानवर इन्हें खाकर बीमार हो जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक उनके अंदर चली जाती है। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न सड़ती है न गलती है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियों आदि को यत्र तत्र फेंकने पर ये सीवर लाइन और नलियों में फंसकर पानी के प्रवाह को रोक देती हैं। यानी कि इसका उपयोग बहुत है प्लास्टिक का, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। और पानी एक स्थान फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग कर इनके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। अब हम पाठ्य वस्तु से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे जो आपको अपनी कॉपी में करनी है। 5 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखो। तो आप कोई भी मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखते हैं, जैसे मकान, गाड़ी, साबुन, बर्तन, कपड़ा। मानव निर्मित रेशों के नाम लिखो। तो मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, रेयन। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, संश्लेषित रेशे क्या हैं? क्या हैं संश्लेषित रेशे? मानव निर्मित वे रेशे जो पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। एक प्रश्न है आपका, क्या कारण है कि मकान और इमारतें बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव किया जाता है? तो मैंने बताया था कि उसमें सुई के समान रवे बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुंथकर सीमेंट को कठोर और मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह लगता है। तो इस कारण हमें 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव करना पड़ता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी नहीं होकर मकान कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा लाभ ये है कि भीतरी दीवार सतह पहले सूखती है और बाहरी बाद में। यदि अगर बाहरी वाली पहले सूख जाएगी तो जो अंदर से वाष्प निकलेगी उससे जो है उसमें दरार पड़ जाएंगी, इसलिए पानी का छिड़काव आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बात आती है थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? जो ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और जब इसे ठंडा किया जाता है तो ये कड़ी हो जाती है। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थर्मोसेट प्लास्टिक के उदाहरण पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है? ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर और खुरदरी हो जाती है, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं, यानी सेट हो जाते हैं ये। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? बेकेलाइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का। याद रखेंगे। कार और ट्रकों की खिड़कियों को बनाने में कौन सी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? एक्रिलिक का। ये प्रश्न आप अपनी अभ्यास
पुस्तिका में कर लेंगे। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उन अवशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें जैव निम्नीकरण होता है। तो वे पदार्थ हैं सब्जी, फलों के छिलके, कागज़, सूती कपड़ा, लकड़ी आदि। जैव अनिम्नीकरण क्या है? वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। तो जैव अनिम्नीकरण का उदाहरण क्या होगा? प्लास्टिक थैलियाँ। बेकेलाइट प्लास्टिक का एक उपयोग लिखिए। बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग क्या है? बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे।